मलेरियल ड्रग्स हैं, इनको आपको क्लासीफाई करना है। तो देखिए इसके तो और क्लास हैं, लेकिन 2 नंबर के अकॉर्डिंग आपको इतना तो लिखना कंपलसरी है। तो क्लासिफिकेशन यानी कि फॉर अमीनो क्विनोलिन्स, पहला क्लास जो है क्लास है फॉर अमीनो क्विनोलिन्स। इसके जो एग्जांपल हैं जैसे क्लोरोक्विन, एमाइडियाक्विन और पिप्राक्विन, ये आपको 3 याद करने लिख कर भी आने हैं। जैसे इसके याद करना है जो फॉर अमीनो क्विनोलिन्स होता है, इसके जो है बाद में यानी कि सफिक्स जिसको बोलते हैं, सफिक्स में क्या होता है, क्विन शब्द ऐड होता है। तो जैसे प्रीफिक्स और सफिक्स होता है, प्रीफिक्स मीन्स होता है प्री मीन्स पहले और सफिक्स मीन्स होता है बाद में। तो जैसे जो शब्द पहले ऐड होता है उसे प्रीफिक्स बोलते हैं, जो शब्द बाद में ऐड होता है उसे सफिक्स बोलते हैं। जैसे इसमें क्वीन शब्द जो है बाद में ऐड हुआ है तीनों में, तो इस तरह इसको याद करना है। क्लोरोक्विन, एमाइडाक्विन और पिप्राक्विन, ये 3 एग्जाम्पल हैं इसके। जो अब दूसरा क्लास है 8 अमीनो क्विनोलिन्स, पहला 4 है, दूसरा है 8। इस तरह से आपको याद करना कि पहला 4 और दूसरा 8 अमीनो क्विनोलिन्स है। तो इसके 2 एग्जाम्पल हैं, जो है प्रीमाक्विन, पहला है प्रीमाक्विन, दूसरा है बुलाक्विन, और ये 2 एग्जाम्पल इसके हैं। और तीसरा जो क्लास है क्विनोलिन्स मेंथोल, इसको हम मेफ्लोक्विन जो है, ऐसा एग्जाम्पल जो है मेफ्लोक्विन है। इन सभी के आपको एग्जाम्पल जो है बहुत कंप्लीटली से याद रखना है। किस तरह से, जैसे इसका है कैप, इसका जो है फॉर अमीनो है, इसको कैप से याद रखना है कि CAP कैप। और आपको फिर कैप से तो संबंधित आ जाएगा, हिंट से आ जाएगा कि C से क्लोरोक्विन, A से एमाइडाक्विन और P से पिप्राक्विन। इस तरह से इसके एग्जाम्पल लिखने। और जो पहला और जो 8वां है इसमें PP, इस तरह से। और जो तीसरा क्लास है इसका एक ही एग्जाम्पल है, कौन सा, मेफ्लोक्विन। और जो चौथा क्लास है टेट्रासाइक्लिन, जिसके 2 हैं, डॉक्सीसाइक्लिन और सल्फाडॉक्सिन। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आपको ये क्लासिफिकेशन तो याद करके ही जाना, क्योंकि ये अधिकतर अगर 2 नंबर में नहीं आएगा तो आपको 7 नंबर या 10 नंबर में पूछेगा। तो इस तरह से जो है फार्माकोलॉजी में क्लासिफिकेशन तो इम्पोर्टेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन है डिफाइन दी पॉइजनिंग, यानी पॉइजनिंग को डिफाइन करना है। पॉइजनिंग क्या होता है, जैसे क्या होता है कभी कभी जैसे किसी को जैसे जहर से संबंध यानी कि जहर ही होता है पॉइजनिंग, पॉइजन होता है ना। तो जहर जैसे इलनेस काज्ड बाई ईटिंग, ड्रिंकिंग और ब्रीथिंग डेंजरस सब्सटेंस, जैसे क्या होता है खाने के द्वारा, ड्रिंक पीने के द्वारा, अब ब्रीथिंग यानी कि सांस के द्वारा भी इसको कभी कभी जाता, कभी ईटिंग खा भी लेते हैं कभी कभी। जैसे लोग गुस्से में होते हैं ना, तो उनको क्या करता है, चलो खा लो। ये सभी बेवकूफ़ी के काम होते हैं, क्योंकि जीवन एक संघर्ष है, इसे लड़ो, जीवन से लड़ो, क्योंकि संघर्ष ये सभी गलत काम करने से कुछ नहीं होता है। तो इस तरह से जो है ईटिंग, ड्रिंकिंग और ब्रीथिंग डेंजरस सब्सटेंस ये होते हैं। पॉइजनिंग तो डेंजरस होता है, उसका लोगो ही होता है डेंजरस की तरह, उस पर कट्टा का निशान और लगा होता है। तो इस तरह से आप सभी को जो है पॉइजनिंग क्लिनिकल कंडीशन प्रोड्यूस बाय एक्सपोजर टू एन एजेंट इन डोजेज कंसीडर्ड टू बी टॉक्सिक्स, जो टॉक्सिक्स होते हैं, यानी कि टॉक्सिक शब्द जहाँ ऐड होगा जान लो वहाँ पर कुछ दवा, यानी कि जो पॉइजन शब्द है यानी कि टॉक्सिस है, तो वहाँ पर कुछ दवा से रिलेटेड बात की। तो इस तरह से। और अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन दी क्रोनोफार्माकोलॉजी, यानी क्रोनोफार्माकोलॉजी को आपको एक्सप्लेन करना है। तो क्रोनो मीन्स होता है टाइम, अब फार्माकोलॉजी एक प्रोसेस होती है पूरी फार्माकोलॉजी की। तो फार्माकोलॉजी जो है टाइम की जो प्रोसेस, जैसे बॉडी है, बॉडी को किस तरह से किस समय जो दवा है, एक्शन किस समय जो दवा का शो करेगा, इस सब ये सारी जो है क्रोनो फार्माकोलॉजी में जो है बताई जाती है। जैसे इट इज साइंस ऑफ कंसर्न विद द वेरिएशन इन दी फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ वेरियस ड्रग्स over pharmacological timing and endogenous periodicities, जैसे natural occurring biological cycle within our bodies,
यानी कि जो प्राकृतिक जैसे हमारी बॉडी है, ये सभी जो है कुछ नेचर से अनैच्छिक क्रिया होती हैं और कुछ अनैच्छिक होती हैं। जैसे क्या होता है, जो अपने एक्ट को अपने आप करते हैं, जैसे आप हाथ पैर आँख मुंह ये तो सब अपने आप से करते हो, लेकिन जो अंदर जैसे ब्लड सर्कुलेशन है वो तो आप जो तो नेचुरल है। अब बायोलॉजिकल जैसे जो नेचुरल अक्रिंग यानी कि जो हमारे शरीर में यौगिक हैं जैसे कंपाउंड, वो बायोलॉजिकल नेचुरली तो हैं। जैसे किसी जैसे क्या होता है अक्रिंग पाए जाते हैं बायोलॉजिकल, ये सभी और क्रोनोफार्मेकोलॉजी में हमको मिलता है। तो अगला क्वेश्चन है, डिफाइन द एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक तो सभी जानते हैं कि जो एंटीबायोटिक होती है ये ऐसी दवा होती है जिसका उपयोग जैसे हमको नुकसान कम यानी कि बेनिफिशियल अधिक होती है। तो एंटीबायोटिक जो है दीज आर दोज ड्रग्स जो थेराप्यूटिक एजेंट, ये ड्रग जो होती हैं थेराप्यूटिक एजेंट की तरह होती हैं। जैसे कीमोथेराप्यूटिक एजेंट होता है उसी जैसे कीमोथेरेपी है, उसी से क्या है कीमोथेराप्यूटिक एजेंट है। विच आर यूज टू किल आर इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि ये क्या करते हैं जैसे हमारे शरीर में क्या होता है जब कभी जैसे किसी को फीवर आया तो उस समय उसके शरीर में जो है टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर क्यों बढ़ता है, क्योंकि जो उसके अगेंस्ट जैसे बैक्टीरिया गया तो बैक्टीरिया को किल करने के लिए यानी कि इसको ग्रोथ ना कर पाए, इसलिए क्या होता है बॉडी का ऑटोमेटिक टेम्परेचर जो है माइंड बढ़ाने का आर्डर देता है। तो जो एंटीबायोटिक होता है ये क्या करता है, ये जो बैक्टीरिया है उसको किल करने का काम करता है, उसकी ग्रोथ को या तो रोक देगा या उसको किल ही कर देगा बिल्कुल। तो ये किसका काम होता है, एंटीबायोटिक। और इसमें क्या होता है विभिन्न प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हैं, तो इसका काम यही होता है। और जो डिफाइन अगला क्वेश्चन है, डिफाइन दी रिथम एंड साइकिल। आपको क्या करना है, जो रिथम होता है और साइकिल, जैसे एक बॉडी की बायोलॉजिकल फंक्शन होता है तो उस जो साइकिल का जैसे आप साइकिल समझते हो चक्र गोला होता है ना, तो जो रिथम की जो एक साइकिल है प्रोसेस उसी को जो है रिथम की साइकिल बोलते हैं। जैसे जो रिथम इज फ्रेश ऑफन यूज इंटरचेंजेबल विद इन कार्डियन रिथम। जैसे सर्काडियन रिथम होता है इसी की तरह जो है रिथम जो शब्द है इसी से लिया गया। जैसे दीज रिथम आर ए सीरीज ऑफ बॉडली फंक्शन रेगुलेटेड बाय योर इंटरनल क्लॉक। जैसे जो रिथम है हमारी बॉडी को क्या करता है फंक्शन के काम में रेगुलेट करता है, और जैसे इंटरनल क्लॉक होता है उसको दे कंट्रोल साइकिल लाइक स्लीप एंड बेकफुलनेस। जैसे हमारी क्या होता है सोते हो आप तब ये कंट्रोल करने का किसका काम है, रिथम साइकिल है उसी को द्वारा ये कंट्रोल। जैसे बॉडी का टेम्परेचर हमने पहले बताया ना था, जैसे एंटीबायोटिक बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना। जैसे क्या होता है जब किसी को फीवर आया तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया और उसके बाद जब उतरता है तो बॉडी का टेम्परेचर कम होता है तो पसीना उसके निकलता है। इसी तरह ये सभी मेंटेन करने का काम किसका होता है, रिथम के द्वारा एक साइकिल होती है उसी को प्रोसेस को ही रिथम बोलते हैं। और हार्मोन सेक्रेशन, जैसे क्या होता है कि हार्मोन का जो सेक्रेशन होता है उसको भी किसके द्वारा कंप्लीट जैसे होता है जो रिथम होता है उसी साइकिल में ये सभी होते हैं। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय। और जैसे अगली वीडियो हम बनाएंगे आप सभी ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, लेकिन आपसे इतनी ज़रूर कहना है कि ये जो है आप एक बार ज़रूर अपने आप में जो है रिवीजन ज़रूर करें, क्योंकि बिना रिवीजन के आपको ये याद होना जैसे कम अच्छा रहेगा नहीं होगा, क्योंकि आपको एक बार पढ़ना है अपने स्वयं से और इसको एक बार रिवीजन करना है। तो हम एक बार ये दिखा देते हैं, आप फ़ोटो खींच लीजिए और इसकी पीडीएफ हम जल्द से अपने यूट्यूब चैनल पर जो है अपलोड जो वेबसाइट है उस पर अपलोड करा देंगे। तो थैंक यू। जैसे इसकी भी आप फ़ोटो खींच लीजिए।